ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर आज 303 से आज 303 से ज्यादा एमपी आपके हैं, 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोली। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया, ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है सर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। आज यहाँ पर टीएमसी की एक संसद सदस्य ने कहा इक्वालिटी इज बाय बर्थ। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है, पर उन्होंने ये भी कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी गिवन बाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, ये मैं कुछ आंकड़े देकर इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं, वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है, और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया तो वहां पर 27.6% है।
मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। पर महोदया, मुझे अचंबा है कि मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं? कल मैंने एक वीडियो देखी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं, ये जो संशोधन आया है, ये वचन पूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, इस देश की मातृ शक्ति से ये वचन करा था कि हम इस कानून को 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैंने याद कराना चाहती हूँ, पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर, इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं, जिन्हें मैं यहां बहुत विनम्रता से उनका जवाब देना चाहूंगी, उन संशयों का। और ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा, टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद। जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए।